नमस्कार दोस्तों, डिजीज का अध्ययन कर रहे थे हम। डिजीज में हमने संक्रामक डिजीज की शुरुआत की थी। संक्रामक डिजीज में हमने देखा था कि कौन से डिजीज है वो जीवाणुओं से होते हैं, कौन से विषाणुओं से होते हैं, कौन से डिजीज के लिए वो फंगल कवक है वो उत्तरदायी होता है। आज की क्लास में हम जो प्रोटोजोआ परजीवी है उनसे संबंधित जो डिजीज है या जो जिन डिजीज के लिए प्रोटोजोआ उत्तरदायी है उनका अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे आज हमारी है वो संक्रामक डिजीज से संबंधित ये अंतिम क्लास है। इस क्लास के बाद हम असंक्रामक डिजीज का अध्ययन करेंगे। संक्रामक डिजीज की ये हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। प्रोटोजोआ से संबंधित डिजीज के अध्ययन में सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे मलेरिया की। हम देखेंगे कि मलेरिया के लिए कौन सा जो परजीवी है वो उत्तरदायी होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है और इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होता है। तो मैं बता दूं, जो मलेरिया होता है, मलेरिया के लिए जो उत्तरदायी परजीवी होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है जो व्यक्ति के शरीर में मलेरिया से संबंधित जो लक्षण है उनके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। परजीवी प्लाज्मोडियम है, ये शरीर के जो अंग हैं कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तो निश्चित रूप से प्लाज्मोडियम है वो यकृत, प्लीहा और शरीर की आरबीसी है जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में हम बात करें कि जो मलेरिया होती है इसके लक्षण क्या होते हैं, तो हम सभी इस चीज से वाकिफ है क्योंकि घरों में हर व्यक्ति इस चीज से परिचित है कि बुखार आती है, जो मलेरिया होती है तो किस प्रकार के लक्षण होते हैं। निश्चित तौर पे पहले रोगी को वो तेज ठंड लगती है, तेज ठंड के साथ व्यक्ति को क्या आता है, बुखार होता है। तो इसमें ठंड के साथ बुखार आते हैं, ये इसके लक्षण हैं। और मलेरिया के लिए जो उत्तरदायी कारक है उसकी हम बात करें तो मलेरिया के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, वो इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नंबर 2 बात करें हम पायरिया की। पायरिया डिजीज है वो दांतों से संबंधित है, जिसमें दांत के व्यक्ति के रोगी के जो मसूड़े होते हैं दांत, उसमें खून आने लग जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और सड़न गलन की वजह से मवाद भर आ जाता है। तो पायरिया के लिए उत्तरदायी परजीवी है उसकी हम बात करें। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात देख ली, ये दांतों और मसूड़ों से संबंधित डिजीज है, ये हमारे ध्यान में होने चाहिए। दांतों की जड़ों में ये बीमारी होती है। और उत्तरदायी जो परजीवी है वो एंट अमीबा जिंजिविलिस है, अर्थात पायरिया के लिए एंट अमीबा जिंजिविलिस है वो उत्तरदायी परजीवी है। और ये पहला अमीबीय प्रजाति का पहला अमीबा है जिसका वर्णन है वो मनुष्य के संदर्भ में किया गया है, ठीक है। इसके लक्षण दांतों में सूजन, कठोर वस्तुओं का अगर हम सेवन करते हैं, खाते हैं तो उस कंडीशन में दांतों से खून आना, और ज़्यादा खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में दांतों के जो मसूड़े हैं वो सड़ गल जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में मवाद भी आने लग जाता है, मवाद निकलने लगता है। तो ये पायरिया से संबंधित जो मुख्य बातें थी उनका हमने जिक्र किया। नंबर 3 पे देखेंगे हम पेचिस। पेचिस के लिए उत्तरदायी जो परजीवी है उसका हम बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक परजीवी है, वो पेचिस के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। पेचिस को एमीबियोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे ध्यान में होने चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बीमारी है जिसको एमीबियोसिस के नाम से जाना जाता है, तो पेचिस बीमारी है जिसको एमीबियोसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके लिए उत्तरदायी परजीवी है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है। पेचिस है वो बड़ी आंत का संक्रमण है, अर्थात किसी व्यक्ति को पेचिस हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी आंत के अंदर संक्रमण हो जाता है। बड़ी आंत को कोलन भी कहते हैं, और इस कंडीशन में व्यक्ति के आंत के अंदर इतना इन्फेक्शन संक्रमण हो जाता है कि व्यक्ति के आंत में खून के साथ दस्त लगने लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आंत का संक्रमण है तो प्रभावित अंग की बात करें तो आंतें ही होगी। और लक्षण बड़ी आंत में क्या सूजन आ जाती है और खून के साथ दस्त लगना शुरू हो जाती है।
जिस व्यक्ति या जो व्यक्ति पेचिस से ग्रसित हो जाता है उसको दस्त है वो खून के साथ लगने शुरू हो जाते हैं। ये पेचिस से संबंधित हमारी मुख्य बातें थी। नंबर 4 पे है कालाजार। कालाजार के लिए उत्तरदायी परजीवी है वो लिस्मेनिया डोनोवानी है। ठीक है, हमारे ध्यान में होना चाहिए। ये रोग मलेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा पैरासाइटिक किलर डिजीज है, ये भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कालाजार, जिसको काला अजर भी बोलते हैं, उसके लक्षणों की। तो तेज बुखार आता है इसमें, ठीक है, यकृत लीवर में सूजन आता है और एनीमिया की संभावना अर्थात खून की कमी होने की संभावना कालाजार के अंदर बनी रहती है। ठीक है, प्रभावित अंगों पर हम नजर डालें तो कालाजार के अंदर रुधिर है वो प्रभावित होता है। ठीक है, प्लिया स्प्लीन है वो प्रभावित होता है, बोन मेरो अस्थि मज्जा प्रभावित होती है और प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। और सबसे और बड़ी और अंतिम बात यह है कि कालाजार के लिए उत्तरदायी जो कारक है वो जो बालू मक्खी है वो होती है, अर्थात बालू मक्खी है वो कालाजार को एक स्थान से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ओके, नंबर 5 बात करें हम निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस के लिए उत्तरदायी परजीवी की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा जिन्स। ट्रिपेनोसोमा जिन्स नाम का एक परजीवी होता है जो स्लीपिंग सिकनेस निंद्रा रोग के लिए उत्तरदायी होता है। प्रभावित अंग निश्चित रूप से नींद नहीं आ रही है तो दिमाग खराब है, मतलब मस्तिष्क से संबंधित और लसिका ग्रंथियां, ठीक है ना, ये प्रभावित होती है। और लक्षणों की बात करें तो इसमें शरीर में दर्द होता है, ठीक है, कमजोरी आ जाती है जिसकी वजह से भी दिक्कत होती है और मानसिक निष्क्रियता बढ़ जाती है। ठीक है ना, मन के अंदर दिमाग के अंदर विचार लगातार चलने लग जाते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस होने की संभावना रहती है। छठा और महत्वपूर्ण डिजीज मलेरिया के बाद प्रोटोजोआ में महत्वपूर्ण डिजीज है टेप वर्म। टेप वर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टेप वर्म का जो परजीवी है इसको परीक्षा में मलेरिया के बाद बहुत बार, कई बार, अनेकों बार परीक्षाओं में जिक्र हो चुका है कि टेप वर्म का परजीवी कौन सा के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा होता है। इसे ब्लेडर वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। उत्तरदायी परजीवी की बात करें जिसको हमने पहले ही राउंड सर्किल के अंदर डाल लिया था, टीनिया सोलियम। और प्रभावित अंग की हम बात करें तो पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, हो गई बात समझ में। टेप वर्म के लक्षणों की बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं तो इसमें व्यक्ति को कमजोरी आती है, दस्त होने लग जाते हैं, पेट में दर्द, भूख कम लगती है और प्रोटीन और खनिज लवण की भी कमी आ जाती है। ठीक है, ये टेप वर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नंबर 7 पे बात करेंगे हम फाइलेरिया की। फाइलेरिया को पीला पांव भी कहा जाता है। ठीक है, फाइलेरिया के लिए उत्तरदायी जो परजीवी है उसको बुरारेटिया ब्रैकेटाई कहते हैं। बुरारेटिया ब्रैकेटाई हमारे ध्यान में होना चाहिए। प्रभावित अंग पैर व अंडकोश, ठीक है ना, ये मुख्यतः ज्यादा इसकी जो प्रायिकता है वो पुरुषों में ज्यादा होती है। ठीक है, लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, ठीक है, अंडकोश में सूजन, पैर सूजकर मोटे हो जाते हैं जिन्हें हम हाथी पांव भी कहते हैं। अर्थात जो फाइलेरिया डिजीज है जिसको पीला पांव कहते हैं, इसमें व्यक्ति के पैरों में स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैर फूल के हाथी के जैसे मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हाथी पांव भी कहते हैं। और इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो काली मक्खी व क्यूलेक्स मच्छर माने जाते हैं। तो ये फाइलेरिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। आज की क्लास में अंतिम और लास्ट डिजीज है दस्त। दस्त से संबंधित हम बात करें तो इसके लिए उत्तरदायी परजीवी है वो ट्राइकोमोन्स होमिनिस व आइसोस्पोरा होमिनिस। ट्राइकोमोन्स होमिनिस है, ये बड़ी आंत में होने वाले दस्त के लिए, बड़ी आंत में अगर इन्फेक्शन है तो
और आइसोस्पोरा होमिनिस, ये छोटी आंत में अगर दस्त है या इन्फेक्शन है, दस्त से संबंधित दिक्कत है, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, बात आंतों की हो रही है तो निश्चित तौर पे जो प्रभावित तंत्र होगा वो कौन सा होगा? पाचन तंत्र ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और लक्षणों की बात करें तो पेट व आंत में क्या आ जाती है? सूजन व दर्द होता है। जब व्यक्ति को दस्त लगते हैं, लगातार दस्त की वजह से आंतों में सिकुड़न हो जाती है, जिससे पेट में सूजन आ जाती है, आंतें सूज जाती है और पेट दर्द करने लग जाता है। बार बार दस्त लगते हैं जब, तो ये हमारी संक्रामक रोगों की अंतिम क्लास थी। इस क्लास में हमने प्रोटोजोआ से संबंधित जो महत्वपूर्ण डिजीज, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आम दैनिक जीवन में हम कई बार जिनसे रूबरू हो जाते हैं, उनका अध्ययन किया। निश्चित तौर पे आज की क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। संक्रामक रोगों की अंतिम और फाइनल क्लास है। निश्चित तौर पे संक्रामक रोगों की जो मेन मुख्य डिजीज थी, जो मेन संक्रामक डिजीज थे, जिनका परीक्षा में जो प्रायिकता है वो ज़्यादा रहती है, जिनसे संबंधित प्रश्न है वो परीक्षा में कई बार पूछे जा सकते हैं, उनका हमने अच्छे से अध्ययन किया। निश्चित तौर पे पूरा विश्वास है कि संक्रामक रोगों से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनसे एक भी प्रश्न बाहर आने की संभावना नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम असंक्रामक रोगों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।